राफेल को लेकर केंद्र की सरकार दबाव में है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केंद्र सरकार के मंत्री डील को लेकर उठ रहे सभी सवालों का जवाब देने के बजाय सिर्फ आरोपों को नकारते नजर आ रहे हैं। उधर कांग्रेस के हमले लगातार तेज हो रहे हैं, लेकिन एक सियासी सवाल यह है कि क्या राफेल विवाद का फायदा कांग्रेस को होगा, जैसा बोफोर्स का फायदा वीपी सिंह को हुआ था। राफेल सौदे के मसले पर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के साथ साथ उनकी पार्टी उसी तरह से घिरती नजर आ रही है जिस तरह से 1980 के दशक के अंत में बोफोर्स के मुद्दे पर राजीव गांधी और कांग्रेस घिरे थे। बोफोर्स मामले में पैसा खाने के आरोपों की आंच तब राजीव गांधी तक पहुंच गई थी। उस समय राजीव गांधी सरकार में वित्त मंत्री रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कांग्रेस से अलग होकर इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया था। 1989 के लोकसभा चुनाव में वीपी सिंह को इस मुद्दे और दूसरी विपक्षी पार्टियों का भी साथ मिला। अपनी हर चुनावी सभा में वीपी सिंह एक कागज दिखाते थे और कहते थे कि इसमें उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने बोफोर्स सौदे में पैसे खाए हैं और वो प्रधानमंत्री बनते ही इन सभी को जेल भेज देंगे। बोफोर्स मामले से ऐसा माहौल बना कि मिस्टर क्लीन की छवि रखने वाले राजीव गांधी भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से चुनाव हार गए। इसके बाद वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बन गए। हालांकि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने ऐसी किसी लिस्ट को कभी सार्वजनिक नहीं किया जिसकी बात वो अपनी चुनावी सभाओं में करते थे। इसी तर्ज पर आज नरेंद्र मोदी सरकार राफेल विमानों की खरीद के मसले पर घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्रांस की राफेल कंपनी से केंद्र सरकार 36 विमान खरीद रही है। कांग्रेस मांग कर रही है कि ये सौदा कितने में हुआ इसे अब सार्वजनिक करें, लेकिन मोदी सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय बताते हुए विमानों की कीमत बताने को तैयार ही नहीं है। इन सबके बीच कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि उनकी सरकार ने इन विमानों का सौदा तकरीबन 450 करोड़ रुपए प्रति विमान की दर से किया था, लेकिन मोदी सरकार एक विमान के लिए इसके दुगने से ज्यादा खर्च कर रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा के सरकार के तर्क को न तो कांग्रेस मानने को तैयार है और न ही आम लोग ही इसे कोई खास तवज्जो देते नजर आ रहे हैं। सबको यही लग रहा है कि पारदर्शिता की बात करने वाली सरकार को सौदे की कीमत सार्वजनिक करने में क्या परेशानी। सरकार की इसी अनिच्छा को राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बीते दिनों ट्वीट किया, डील में कुछ काला है। यह हिंदी कहावत दाल में कुछ काला है पर आधारित है। राजनीतिक जानकारों को लगता है कि राफेल सौदे के मसले पर मोदी सरकार जिस तरह से हीला हवाली कर रही है उसे अगर कांग्रेस ने ठीक से मुद्दा बना दिया तो इसका चुनावी फायदा कांग्रेस को उसी तरह से मिल सकता है जिस तरह का फायदा बोफोर्स की वजह से वीपी सिंह को मिला था। कांग्रेस इस मुद्दे को उसी दिशा में ले जाना चाहती है। स्पेशल टेक्स्ट टोटल न्यूज। राफेल डील के मुद्दे पर सरकार बुरी तरह फंसी हुई है। विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का बड़ा मुद्दा मिल गया है। शुरू से विवादों में रही राफेल डील कब, कैसे और किस तरह ये डील हुई, इस पर भी एक नजर। राफेल डील के मुद्दे पर बुरी फंसी सरकार। विपक्ष को बैठे बिठाए मिला सरकार को घेरने का मुद्दा। आखिर क्या है राफेल डील, कब, कैसे और किस तरह हुई डील। राफेल डील का जहां पहले नामो निशाना था, वहीं फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के एक बयान ने राफेल डील को अब एक ऐसा मुद्दा बना दिया है कि भारत में हर तरफ इसी की चर्चा हो रही है। आइए आपको बताते हैं राफेल डील की शुरू से अब तक की पूरी कहानी। कब कब कैसे कैसे डील हुई। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी पहल। लड़ाकू विमानों को खरीदने की पहल पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी।
भारत को सुरक्षा के मोर्चे पर पड़ोसी देशों से मिल रही चुनौतियों के बीच वाजपेयी सरकार ने 126 लड़ाकू विमानों को खरीदने का प्रस्ताव रखा। हालांकि ये प्रस्ताव कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार में परवान चढ़ा। 2007 में दी गई थी 126 एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी। तमाम विचार विमर्श के बाद अगस्त 2007 में यूपीए सरकार में तत्कालीन रक्षा मंत्री AK एंटोनी की अगुवाई वाली रक्षा खरीद परिषद ने 126 एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दे दी। फिर बिडिंग यानी बोली लगने की प्रक्रिया शुरू हुई और अंत में लड़ाकू विमान की खरीद का RFP जारी कर दिया गया। डसॉल्ट एविएशन के राफेल ने मारी थी बाजी। लड़ाकू विमानों की रेस में अमेरिका के बोइंग FA-18E F सुपर हॉर्नेट, फ्रांस का डसॉल्ट राफेल, ब्रिटेन का यूरोफाइटर, अमेरिका का लॉकहीड मार्टिन F-16 फॉल्कन, रूस का मिखोयान MiG-35 और स्वीडन के सॉफ जैसे 39 ग्रिपेन जैसे एयरक्राफ्ट शामिल थे। लेकिन बाजी डसॉल्ट एविएशन के राफेल ने मारी। कम कीमत की वजह से हुई थी डील। रिपोर्ट की माने तो राफेल की कीमत दौड़ में शामिल अन्य लड़ाकू विमानों की तुलना में काफी कम थी और इसका रखरखाव भी काफी सस्ता था, जिसकी वजह से डील राफेल के पाले में गई। उसके बाद भारतीय वायुसेना ने कई विमानों का तकनीकी परीक्षण और जांच की। ये प्रक्रिया साल 2011 तक चलती रही। 2012 में राफेल को बिडर घोषित किया गया। 2011 में वायुसेना ने जांच परख के बाद कहा कि राफेल विमान उसके पैरामीटर पर खरे हैं। अगले साल यानी 2012 में राफेल को बिडर घोषित किया गया और इसके उत्पादन के लिए डसॉल्ट एविएशन के साथ बातचीत शुरू हुई। हालांकि तमाम तकनीकी और अन्य कारणों से ये बातचीत 2014 तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। साल 2014 में मोदी की सरकार बनने के बाद राफेल पर फिर हुई चर्चा शुरू। मामला यहीं अटका रहा और साल 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद राफेल डील पर फिर चर्चा शुरू हुई। 2015 में पीएम मोदी फ्रांस गए और उसी दौरान राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर समझौता किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक समझौते के तहत भारत ने जल्द से जल्द उड़ान के लिए तैयार 36 राफेल लेने की बात की थी। 2 बिंदुओं पर है कांग्रेस का विरोध। नए सिरे से हुए समझौते में ये बात भी थी कि भारतीय वायुसेना को उसकी जरूरतों के मुताबिक तय समय सीमा यानी 18 महीने के भीतर विमान मिलेंगे। साथ ही लंबे समय तक विमानों के रखरखाव की जिम्मेदारी फ्रांस की होगी। आखिरकार सुरक्षा मामलों की कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद दोनों देशों के बीच 2016 में IGA हुआ। विपक्ष खासकर कांग्रेस नए समझौतों के बाद से ही सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का विरोध 2 बिंदुओं पर है। पहला, कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यूपीए ने 126 विमानों के लिए 54,000 करोड़ रुपए में सौदा पटाया था। अब मोदी सरकार सिर्फ 36 विमानों के लिए 58,000 करोड़ रुपए दे रही है। राफेल डील पर मचे घमासान के बीच अब फ्रांसवा ओलांद ने नया खुलासा किया है। फ्रेंच अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि अनिल अंबानी के रिलायंस डिफेंस का नाम खुद भारत सरकार ने सुझाया था। हालांकि फ्रांस सरकार और डसॉल्ट ने इससे किनारा किया है, लेकिन विपक्ष के आरोपों को इससे बल मिल गया है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। दिखाया हमने आपको कि भारत के लिए राफेल कितना जरूरी है और आखिरकार क्यों इस पूरे सौदे को लेकर विवाद रहा है। तो राफेल पर घमासान मचा हुआ है। राफेल को लेकर केंद्र की सरकार दबाव में है। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि केंद्र सरकार के मंत्री डील को लेकर उठ रहे सभी सवालों का जवाब देने की जगह सिर्फ आरोपों को नकारते नजर आ रहे हैं। उधर कांग्रेस के हमले लगातार तीखे होते जा रहे हैं, लेकिन एक सियासी सवाल यह है कि क्या राफेल विवाद का फायदा कांग्रेस को होगा जैसा बोफोर्स का फायदा वीपी सिंह को हुआ था। आखिर क्या है राफेल सौदा? क्यों मचा है राफेल डील पर घमासान? क्यों विपक्षी बीजेपी पर राफेल डील को लेकर है हमलावर? क्या है राफेल डील की सच्चाई?
राफेल डील मानो बीजेपी के लिए गले की फांस बन गई हो। जिस तरह राफेल विमान सौदे को लेकर कांग्रेस हमलावर है और मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहा है, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि अब कांग्रेस मुद्दे को भुनाने का मौका नहीं छोड़ना चाहती। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर सीधा निशाना साधा है और पीएम मोदी पर घपले का आरोप लगाया है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर राफेल सौदा क्या है और इससे जुड़ा विवाद क्या है। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर वायुसेना के लिए राफेल विमान क्यों और कितना जरूरी है। वायुसेना को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए कम से कम 42 लड़ाकू स्क्वाड्रन्स की जरूरत थी, लेकिन उसकी वास्तविक क्षमता घटकर महज 34 स्क्वाड्रन्स रह गई। इसीलिए वायुसेना की मांग आने के बाद 126 लड़ाकू विमान खरीदने का सबसे पहले प्रस्ताव अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार ने रखा था, लेकिन इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया कांग्रेस सरकार ने। रक्षा खरीद परिषद, जिसके मुखिया तत्कालीन रक्षा मंत्री A.K. एंटोनी थे, 126 एयरक्राफ्ट की खरीद को अगस्त 2007 में मंजूरी दी थी। यहां से ही बोली लगने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके बाद आखिरकार 126 विमानों की खरीद का RFP जारी किया गया। राफेल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये 3,800 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। 6 फाइटर में से चुना गया राफेल। यह डील उस मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि MMRCA कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसे रक्षा मंत्रालय की ओर से इंडियन एयरफोर्स लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और सुखोई के बीच मौजूद अंतर को खत्म करने के मकसद से शुरू किया गया था। दरअसल MMRCA के कंपटीशन में अमेरिका के बोइंग FA-18EF सुपर हॉर्नेट, फ्रांस का डसॉल्ट राफेल, ब्रिटेन का यूरोफाइटर, अमेरिका का लॉकहीड मार्टिन F-16 फाल्कन, रूस का मिखोयान MiG-35 और स्वीडन का साब जेस 39 ग्रेपन जैसे एयरक्राफ्ट शामिल थे। 6 फाइटर जेट्स के बीच राफेल को इसलिए चुना गया क्योंकि राफेल की कीमत बाकी जेट्स की तुलना में काफी कम थी। इसके अलावा इसका रखरखाव भी काफी सस्ता था। कई साल तक लटकी रही राफेल डील। भारतीय वायुसेना ने कई विमानों की तकनीकी परीक्षण और मूल्यांकन किए और साल 2011 में यह घोषणा की कि राफेल और यूरोफाइटर टाइफून उनके मानदंड पर खरे उतरते हैं। साल 2012 में राफेल को L1 बिडर घोषित किया गया और इसके मैन्युफैक्चरर दसॉल्ट एविएशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर बातचीत शुरू हुई, लेकिन RFP अनुपालन और लागत संबंधित कई मसलों की वजह से साल 2014 तक यह बातचीत अधूरी रही। यूपीए सरकार में नहीं हो पाया था समझौता। यूपीए सरकार के दौरान इस पर समझौता नहीं हो पाया क्योंकि खासकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मामले में दोनों पक्षों में गतिरोध बना रहा। दसॉल्ट एविएशन भारत में बनने वाले 108 विमानों की गुणवत्ता की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थी। दसॉल्ट का कहना था कि भारत में विमानों के उत्पादन के लिए 3 करोड़ मानव घंटों की जरूरत होगी, लेकिन HAL ने इसके 3 गुना ज्यादा मानव घंटों की जरूरत बताई, जिसके कारण लागत कई गुना बढ़ गई थी। मोदी सरकार ने किया समझौता। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार बनी तो उसने इस दिशा में फिर से प्रयास शुरू किया। पीएम की फ्रांस यात्रा के दौरान साल 2015 में भारत और फ्रांस के बीच इस विमान की खरीद को लेकर समझौता किया। इस समझौते में भारत ने जल्द से जल्द 36 राफेल विमान फ्लाई अवे यानी कि उड़ान के लिए तैयार विमान हासिल करने की बात कही। समझौते के अनुसार दोनों देश विमानों की आपूर्ति की शर्तों के लिए एक अंतर सरकारी समझौता करने को सहमत हुए। समझौते के अनुसार विमानों की आपूर्ति भारतीय वायुसेना की जरूरतों के मुताबिक उसके द्वारा तय समय सीमा के भीतर होनी थी और विमान के साथ जुड़े तमाम सिस्टम और हथियारों की आपूर्ति भी वायुसेना द्वारा तय मानकों के अनुरूप होनी थी। इसमें कहा गया कि लंबे समय तक विमानों के रखरखाव की जिम्मेदारी फ्रांस की होगी। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद दोनों देशों के बीच 2016 में IGA हुआ। समझौते पर दस्तखत होने के करीब 18 महीने के भीतर विमानों की आपूर्ति शुरू करने की बात हुई, यानी 18 महीने के बाद भारत में फ्रांस की तरफ से पहला राफेल लड़ाकू विमान दिया जाएगा। जो विवाद राफेल डील को लेकर हो रहा था वो है कीमत।
और इसी को लेकर यूपीए लगातार हमला भी बोल रही है। दरअसल एनडीए सरकार ने दावा किया है कि यह सौदा उसने यूपीए से ज्यादा बेहतर कीमत में किया है और करीब 12,600 करोड़ रुपए बचाए हैं। लेकिन 36 विमानों के लिए हुए सौदे की लागत का पूरा विवरण सार्वजनिक करने से मना कर दिया है। सरकार का दावा है कि पहले भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की कोई बात नहीं थी, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की लाइसेंस देने की बात थी। लेकिन मौजूदा समझौते में मेक इन इंडिया पहल किया गया है। फ्रांसीसी कंपनी भारत में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगी। लेकिन मीडिया में आई तमाम खबरों में ये दावा किया गया कि यह पूरा सौदा 7.8 अरब रुपए यानी कि 58,000 करोड़ रुपए का हुआ है और उसकी 15% लागत एडवांस में दी जा रही है। भारत को इसके साथ स्पेयर पार्ट और मेटॉल मिसाइल जैसे हथियार भी मिलेंगे, जिन्हें की काफी उन्नत माना जाता है। बताया जाता है कि यह मिसाइल 100 किलोमीटर दूर स्थित दुश्मन के विमान को भी मार गिरा सकती है। अभी चीन या पाकिस्तान किसी के पास भी इतना उन्नत विमान सिस्टम नहीं है। कीमत को लेकर दावे प्रतिदावे। तो ये विपक्षी सवाल उठा रहा है कि अगर सरकार ने हजारों करोड़ रुपए बचा लिए हैं तो आंकड़े सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि यूपीए 126 विमानों के लिए 54,000 करोड़ रुपए दे रही थी, जबकि मोदी सरकार 36 विमानों के लिए 58,000 करोड़ रुपए दे रही है। कांग्रेस का आरोप है कि एक प्लेन की कीमत 1,555 करोड़ रुपए है, जबकि कांग्रेस 428 करोड़ में खरीद रही थी। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार के सौदे में मेक इन इंडिया का कोई भी प्रावधान नहीं है। HAL का मामला। तो वहीं सौदे के आलोचकों का कहना है कि यूपीए के सौदे में विमानों के भारत में असेंबलिंग में सार्वजनिक कंपनी हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड को शामिल करने की बात थी। भारत में यही एक कंपनी है जो सैन्य विमान बनाती है, लेकिन एनडीए के सौदे में HAL को बाहर कर इस काम को एक निजी कंपनी को सौंपने की बात कही गई है। किसी भरोसेमंद सरकारी कंपनी की जगह अनाड़ी नई निजी कंपनी को शामिल करना कैसे उचित हो सकता है। यानी विरोधियों के मुताबिक एनडीए सरकार एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचा रही है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सौदे से HAL को 25,000 करोड़ रुपए का घाटा होगा। तो वही अब देखना होगा कि आखिर राफेल मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल खड़ी कर सकती है। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज। तो राफेल सुर्खियों में है। बहरहाल ये तो आप जानते ही होंगे कि दुनिया का चौथा ताकतवर लड़ाकू विमान है राफेल। आइए कुछ टॉप फाइटर प्लेन्स के बारे में भी जानकारी लेते हैं। भारत सरकार और फ्रांस के बीच हुए 36 राफेल लड़ाकू विमानों के सौदे को लेकर भले ही विवाद गहरा गया है, लेकिन इस विमान की ताकत को लेकर किसी को संदेह नहीं है। इस दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान माना जाता है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि ताकतवर फाइटर प्लेन्स में कौन कौन से नाम शामिल हैं। F-22 रैप्टर। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन का F-22 रैप्टर दुनिया का सबसे महंगा लड़ाकू विमान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी कीमत 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है और ये 5वीं जनरेशन का पहला फाइटर प्लेन है। रडार की पकड़ से बाहर ये प्लेन 180 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य पर हमला कर सकता है। साल 2005 में अमेरिकी सेना में इसे शामिल किया गया था। यूरोफाइटर टाइफून। इस लड़ाकू विमान को यूरोप की 3 बड़ी डिफेंस कंपनियों के सहयोग से तैयार किया गया है। इसकी कीमत 650 करोड़ रुपए है। टाइफून में स्टेल्थ फीचर नहीं है, लेकिन ये रडार को धोखा देने में कामयाब रहता है। ये फाइटर 2011 में लीबिया संघर्ष में हिस्सा ले चुका है। F-35 लाइटनिंग II। लॉकहीड मार्टिन का लड़ाकू विमान अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए बना स्टेल्थ फाइटर प्लेन है। यूके, यूएस, नीदरलैंड्स और साउथ कोरिया जैसे देश इस्तेमाल कर रहे हैं। सुखोई Su-35 रूसी डिजाइन का एक पावरफुल एयरक्राफ्ट लंबी दूरी तक मार कर सकता है। ये सिंगल सीटर फाइटर भारी हथियारों को ले जाने में सक्षम है। भारत को मिला सुखोई दुनिया के आधुनिकतम रडार आईएसआ से लैस है। साथ ही ये 290 किलोमीटर रेंज वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। तो ये वो फाइटर प्लेन्स हैं जो दुश्मन के इलाकों में घुसकर कोहराम मचाने की ताकत रखते हैं। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज।